हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डाइटन चैप्टर 46 का पार्ट 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेनियल नर्व्स को देखते हैं। आप सबको पता है कि क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 होती हैं, पेयर की शेप में होती हैं ये हमारे पास। तो नाम याद करने का जो तरीका है वो कुछ इस मैनिमोनिक से आप याद कर सकते हो कि ओह ओह ओह, टच एंड फील, वेरी गुड, वेलवेट, आह, हेवन। पहले 3 ओ जो हैं हमारे पास वो आएंगे ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। फिर 2 के लिए ट्रॉक्लियर, फिर दूसरा टी टच वाला ट्राइजेमिनल, एंड वाला ए एब्ड्यूसेंट, फील वाला एफ फेशियल, वेरी वाला वी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, और गुड वाला ग्लॉसोफेरेंजियल वाला जी, वेलवेट वाला वी फॉर वेगस, आह वाला ए फॉर स्पाइनल एसेसरी, और एच वाला हेवन फॉर हाइपोग्लॉसल। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व जो है उसका क्या नाम है। जैसे अगर आपसे कोई वाइवा में पूछ ले 8th क्रेनियल नर्व का नाम बता दो, तो फिर आपको उसका नाम पता होना चाहिए वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। तो अगर आपको ये मैंने मोनिक याद हो जाता है तो फिर आप आसानी से ये भी याद कर लोगे। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं है याद करना। जो दूसरी चीज़ मुश्किल बच्चों को आती है जब उनसे पूछा जाता है कि ऑल फैक्ट्री सेंसरी है, यानी आप क्रेनियल नर्व्स का नेचर बता दें कि कौन सी वाली सेंसरी है, कौन सी वाली मोटर है, कौन सी वाली दोनों नेचर मिक्स्ड है मतलब। तो उसके लिए कुछ इस तरीके का मैनेमोनिक है। सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोस्ट। तो इनका जो स्टार्टिंग लेटर है, जैसे देखें एस एस, तो ये जो 1 और 2 है वो सेंसरी है। फिर 3 और 4 हमारे पास मोटर है, एम वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। और जो हमारे पास बी है वो उसका क्या मतलब है, ये मोटर भी है और ये सेंसरी भी है। तो इनके आगे लिखे हुए हैं, इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि 5th वाली हमारे पास बोथ है, 6th वाली हमारे पास मोटर है, 7 वाली भी मिक्स्ड है, 8th वाली सेंसरी है, 9th वाली भी मिक्स्ड है, 10th वाली भी मिक्स्ड है, 11 वाली और 12 वाली हमारे पास क्या है, मोटर है। मतलब 11, 12, 3, 4 और 6 हमारे पास क्या है, मोटर है। और सेंसरी में 1, 2 और 8 हमारे पास सेंसरी, मतलब 3 सेंसरी हैं सिर्फ। तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स का टॉपिक है। न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं भाई। ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर। तो सबसे पहले हम स्मॉलर वाले को देखते हैं। ये कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनते हैं। ठीक है, ये फास्ट एक्शन के लिए होते हैं। इनको आप समझ लें चिकन की तरह, मतलब बहुत छोटी भी होती है और जल्दी जल्दी भागती भी है। ठीक है, और ये रिसाइकलेबल भी होता है, मतलब अगर यहाँ पे इसने काम कर दिया तो वहाँ से दोबारा भी बन जाएगा। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी नाम से ही पता चल रहा है एक्साइटेशन कॉज करेगा, और वो सिर्फ एक ही है, ग्लूटामेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद कर लीजिएगा आप ये कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है। इनहिबिटरी में डोपामीन, सेरोटोनिन और गाबा वगैरह आ जाएंगे। सही है। अब लार्जर वाले जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम में ये बनेंगे। फिर ये गोल्गी अपैरेटस में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके ये न्यूरोपेप्टाइड्स बनेंगे, या तो फिर ये स्टोर हो जाएंगे एज वेसिकल्स। ठीक है, जो लार्जर वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये राइबोसोम में बनेंगे, फिर ये हमारे पास गोल्गी अपैरेटस में आ जाएंगे। गोल्गी अपैरेटस में आने के बाद ये बन जाएंगे या तो न्यूरोपेप्टाइड, या तो फिर ये स्टोर्ड हो जाएंगे एज वेसिकल्स। ये लार्जर होते हैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनका प्रोलॉन्ग एक्शन होता है, और ये रिसाइकलेबल नहीं होते हैं। और क्या कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनकी कम क्वांटिटी में बनते हैं। जबकि स्मॉलर वाले जो हैं हमारे पास वो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। लार्जर वाली की एग्जांपल में आप थैलेमस रिलीजिंग हार्मोन जो है हमारे पास वो इसकी एग्जांपल है, और इसमें तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी है। इस टॉपिक हमारे पास मेजर लेवल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास। एक स्पाइनल कॉर्ड का लेवल होता है, एक हमारे पास लोअर ब्रेन लेवल है, और तीसरा हमारे पास हायर ब्रेन लेवल है। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का लेवल देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का लेवल स्पाइनल कॉर्ड का ही लेवल है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड बस सिंपल उस जगह पे, वो जगह ये जो हमसे पूछते हैं एग्जाम्स में वो ज़्यादातर यही पूछते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड लेवल है इसका मेन जो काम होता है वो हमें वॉकिंग में हेल्प करना, विड्रॉल में हेल्प करना, मतलब कोई गर्म चीज़ है या ठंडी चीज़ है उसको आपने हाथ लगा रही है, कोई पेनफुल स्टिमुलस है उससे आपने अपने हाथ इस तरीके से हटाने को आप विड्रॉल बोलेंगे। यूरिनरी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है हमारे पास ये वाला पोर्शन, ब्लड वेसल्स की फ्लो में, और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। अच्छा, जो लोअर ब्रेन लेवल है उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको हम सब कॉन्शियस एक्टिविटीज़ ये कंट्रोल करता है, और उसका दूसरा नाम है हमारे पास सब कॉर्टिकल लेवल, मतलब कॉर्टिकल से नीचे, कॉर्टिक से नीचे। कौन सी जगह, पॉन्स और मेड्यूला मेनली।
उस जगह का क्या काम होता है कि ये रेस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेवल है, इसके बारे में तो बहुत पूछते हैं। इसको आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। कहाँ पे होता है ये लेवल? पॉन्स और मेडुला वाला, ये या तो फिर सब कॉर्टिकल भी आप बोल सकते हो। लास्ट लेवल हमारे पास होता है हाई ब्रेन लेवल, मतलब ये कॉर्टेक्स के लेवल पे होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला। और वो कौन सा एरिया होता है? कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला। यहाँ पे हमारा इस जगह का क्या काम होता है? ये मेमोरी को स्टोर करता है, अलार्मिंग कंडीशंस में हमें हेल्प करता है और हमारे थॉट प्रोसेस में हेल्प करता है। मेनली आपने इसमें जो लोअर ब्रेन लेवल है ना, ये अच्छे से करना है। सही है। अच्छा, अब हम रिसेप्टर को देखते हैं। रिसेप्टर की हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक बाइंडिंग और एक इंट्रासेल्यूलर। जो बाहर की तरफ होगी वो आपके पास बाइंडिंग है, और जो अंदर की तरफ है वो अंदर है, तो फिर इंट्रासेल्यूलर है। अब रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है दो तरीक़ों से, या तो फिर गेटिंग से या तो फिर दूसरा सेकंड मैसेंजर से। तो सबसे पहले हम गेटिंग वाला देखते हैं। देखिए, गेटिंग का मतलब क्या होता है कि गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब एक गेट खुला होगा तो फिर उसकी वो एक्टिव होगा, अगर गेट बंद होगा तो फिर इनएक्टिवेशन हुई हुई होगी। समझ आ गया हमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? दरवाजे लगे हुए हैं जो कि आपके पास अगर बंद होंगे तो इनएक्टिवेशन हुई हुई होगी, और अगर खुले होंगे तो एक्टिवेशन हुई हुई होगी। तो दरवाजे तो हमारे पास किसी रास्ते में ही होते हैं ना, तो जो वो रास्ता है वो क्या है? आइंस के रास्ते हैं। दो टाइप के आइंस होते हैं, आपको पता है, कैटाइन और एक एनाइन। जो कैटाइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आके अट्रैक्ट होता है। तो क्या हो जाती है? जब एक्साइटेशन होगी तो फिर हो जाएंगे ओपन। सही है। लेकिन जब एनाइन वाले होते हैं वो पॉजिटिव हैं, उनके ऊपर जब नेगेटिव आके अट्रैक्ट होगा, तो जब नेगेटिव अट्रैक्ट होगा तो होगी इनहिबिशन, मतलब इनएक्टिवेशन, और जब पॉजिटिव आके अट्रैक्ट होगा तो क्या होगी? एक्टिवेशन। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि गेटिंग और फाइन चैनल का मतलब क्या है। गेटिंग का मतलब है कि गेट्स लगे हुए हैं जो कि एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन कर रहे होते हैं। किस चीज़ की भाई? आयन चैनल की। अब वो कब एक्टिव होंगे कब इनएक्टिव होंगे? जब पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा तो फिर एक्टिवेशन होगी, और जब नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा तो फिर इनएक्टिवेशन होगी। तो जो हमारे पास सेकंड वाला थ्योरी है या रिसेप्टर को एक्टिवेशन करने का तरीका है, वो सेकंड मैसेंजर के ज़रिए। अब सेकंड मैसेंजर्स हमारे पास बहुत टाइप के हैं, लेकिन खुद सेकंड मैसेंजर क्या होता है? ये हमारे पास शॉर्ट लिव्ड इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये रिसेप्टर को ले जाते हैं, क्या? रिसेप्टर के सिग्नल्स लेके जाते हैं टारगेटेड मॉलिक्यूल्स पे। मतलब हमारा मैसेज लेंगे रिसेप्टर के पास से और ले जाएंगे किसके पास? जो हमारा, जहाँ पे हमारा काम होना है वहाँ पे ले जाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है जी प्रोटीन एज अ सेकंड मैसेंजर। और भी बहुत से होते हैं लेकिन हमारी बुक में जी प्रोटीन दिया हुआ है। जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जी प्रोटीन के पास होती है जीडीपी, साथ में अल्फा बीटा और गामा के होते हैं सब यूनिट्स। तो इस स्टेट में ही होती है इनएक्टिव, मतलब कोई काम नहीं कर रही है। जब हमें इससे काम करवाना होता है तो फिर क्या होता है? जो बीटा गामा और जीडीपी है ये चले जाते हैं बाहर, ठीक है, इनका कोई काम नहीं होता है। फिर एक्टिव होने में अल्फ़ा कंबाइन होता है विद जीडीपी और एक्टिव हो जाता है, और ये टारगेटेड मॉलिक्यूल्स तक सिग्नल्स को पहुंचा देता है। सिंपल। चैप्टर का हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमारा सबसे पहले हमारे पास फटीग। फटीग का क्या मतलब होता है? मतलब थक जाना, थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाना। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं वो भी थक जाते हैं। वो कैसे थक जाते हैं? जब वो बहुत ज़्यादा काम हम करते हैं तो हम भी थक जाते हैं ना। इसी तरीके से जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं जब वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो वो थक जाती हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं, और ये हमारे लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद है। अगर वो इस तरीके से ना करें, काम करना ना छोड़ें थोड़ी देर के लिए और मुस्तकिल फायरिंग करती रहें, डिस्चार्ज करती रहें, तो फिर वो कंडीशन क्या कहलाती है? एपिलेप्सी। उसमें आपको देखा होगा आपने फिट्स पढ़ते हैं, ये वो कंडीशन है। तो मतलब फटीग भी एक तरीके से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब पीएच को देखते हैं। इसको जो है वो नॉर्मल रहना ज़रूरी है, न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। अगर पीएच जाएगी बढ़, ठीक है, अल्कलोसिस हो गया, तो फिर क्या होगी? एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा होगी, और एक्साइटेशन न्यूरॉन की भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्साइटेशन हो रही तो न्यूरॉन की भी एक्साइटेशन होगी। और ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर वो ओवर एक्साइट होंगे तो हमारे पास एपिलेप्सी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इसको अटैक आ जाएगा एपिलेप्सी का। सही है। तो क्या करेंगे? हाइपर वेंटिलेशन भी शुरू हो जाएगी साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की, और हमारे पास क्या आ जाएगा? एपिलेप्सी का अटैक आ जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन हो रही है मतलब अल्कलोसिस मज़ीद बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा बाहर निकलेगी, पीएच उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाएंगे।
और जब न्यूरॉन ज़्यादा एक्साइट होते हैं तो एपिलेप्सी का अटैक आ जाता है, मतलब मुस्तकिल फिट्स पड़ेंगे ना, मुस्तकिल आप सिग्नल्स दिए जा रहे हैं तो वो एपिलेप्सी की कंडीशन होती है। लेकिन जब पीएच कम होगी तो फिर इनहिबिशन हो जाएगी, कोई न्यूरॉन की एक्टिविटी नहीं होगी और उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, कोमाटोस। और एसिडोसिस में हमारे पास ऑक्सीजन भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन कम होगा तो ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए कि हमें 3 to 7 सेकेंड्स तक ऑक्सीजन नहीं मिले तो फिर फेंटिंग हो जाती है। मतलब इसमें एसिडिटी की कंडीशन हो रही है, उसमें हमारे पास बेसिसिटी की कंडीशन है। ये दोनों ही बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अल्कलोसिस वाली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है ड्रग्स का। ड्रग्स के 2 टाइप के इफेक्ट होंगे, एक एक्साइटेशन और एक इनहिबिटरी। एक्साइटेशन वाला हमारे पास कब होगा, जब थ्रेशोल्ड लेवल हो जाएगा कम, बस इतना ही याद रखें आप। और वो कौन करवाता है, कैफ़ीन। ड्रग कौन होगी, कैफ़ीन। और यहाँ पे हमारे पास ड्रग कौन है, एनेस्थेटिक्स। और उसमें क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड जाएगा ऊपर और हो जाएगी इनहिबिशन न्यूरॉन्स की। तो जब कोई कंडक्शन होगी ही नहीं, इनहिबिशन हो गई, फिर क्या होगा, कोमा या फेंटिंग की कंडीशन होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो पर्सन होगा या जो भी पेशेंट होगा वो नॉर्मल होगा, मतलब जागा हुआ होगा। तो आपको कैफ़ीन से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक्साइटेशन ही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।